प्यारे साथियों, स्वागत है सबका एक बार फिर नए सेशन में। मैं हूं आपका भारती सर। तो आज हम लोग इस क्लास में बात करेंगे, हम लोग फॉरेन कंट्री के नोबल एंड नोबलिस्ट के बारे में जानेंगे। जी हाँ, आज हम लोग इस क्लास में विदेशी नोबेल अर्थात उपन्यास और उपन्यासकार के बारे में जानेंगे, इसके महत्वपूर्ण उपन्यास और उपन्यासकार के बारे में। तो जुड़े रहे हमारे साथ। तो क्योंकि इसमें से आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। जी हाँ, इस क्लास के बाद आपका 5 नंबर अपना हो जाएगा, तो इस बार जुड़े रहे हमारे साथ। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं लिस्ट बाय लिस्ट, एक एक करके हम लोग सबसे पहले अमेरिकन नोबलिस्ट के बारे में जानेंगे। जैसे हम लोग फॉरेन कंट्री के नोबलिस्ट के बारे में जो पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम लोग अमेरिकन नोबलिस्ट के बारे में जानते हैं। अमेरिकन नोबलिस्ट में सबसे पहले नोबेल है, ये आपका नोबेल है द प्रिंस एंड द पॉपर्स। ये जो है आपका अमेरिका का नंबर 1 नोबलिस्ट है। ये अमेरिका का नंबर 1 नोबलिस्ट में इसको गिना जाता है मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन को जो है अमेरिका के नंबर 1 नोबलिस्ट के रूप में गिने जाते हैं। इसने जो है यह रचना 1881 में किया हुआ था, द प्रिंस एंड द पॉपर। द प्रिंस एंड द पॉपर मार्क ट्वेन ने लिखा हुआ है, मार्क ट्वेन ने। फिर अगला दूसरा देखते हैं, द ओल्ड मैन एंड द सी। ये 1952 में, अर्थात द ओल्ड मैन एंड सी 1952। ए फेयरवेल टू आर्म, ए फेयरवेल टू आर्म ये 1929 में इसकी रचना हुआ था, जो कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे। हम जो ये आपको बता रहे हैं अमेरिका के नंबर 1 से लेकर टॉप 10 में जो नोबलिस्ट आते हैं, उसी नोबलिस्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। तो कहते हैं ओल्ड मैन एंड द सी, ओल्ड मैन एंड द सी, एक बूढ़ा आदमी और समुद्र, एक बूढ़ा आदमी और समुद्र, जो कि 1952 ईस्वी में 1952। ए फेयरवेल टू आर्म 1929 में अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा इसकी रचना किया गया था। फिर है तीसरे नंबर पर द साउंड एंड द फर्री, द साउंड एंड द फर्री अर्थात ध्वनि और उसका प्रभाव, ध्वनि और उसका प्रभाव 1929 में अर्थात 1929 ईस्वी में विलियम फाल्कनर के द्वारा इसको लिखा गया था, विलियम फाल्कनर के द्वारा इसको लिखा गया था। द साउंड एंड द फर्री 1929, ये 1929 ईस्वी में विलियम फाल्कनर के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद चौथे नंबर पर द ग्रेट गाट्सबाय, द ग्रेट गैट्सबाय एंड द टेंडर इज द नाइट। कहते हैं द ग्रेट गैट्सबाय 1952 में रचना हुआ था, और द टेंडर इज द नाइट 1934 में इसकी रचना हुआ। इसके रचनाकार जो थे स्कॉट फिट्जरलैंड, यानी फिट्जरलैंड थे, स्कॉट फिट्जरलैंड इसके जो थे, इसके रचनाकार थे स्कॉट फिट्जरलैंड। हालांकि यह मतलब विदेशी नागरिक है, अर्थात विदेशी नोबलिस्ट है। इसके नामों में थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है, इसलिए आपको धीरे धीरे से इसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। स्कॉट फिट्जरलैंड, फिट्जरलैंड जो था, स्कॉट फिट्जरलैंड, ये अमेरिकन नोबलिस्ट में से यह चौथे नंबर पर ये विख्यात है। उसके बाद 5वें नंबर पर बात किया जाए तो बिलव्ड 1987 में, बिलव्ड अर्थात प्रेमिका, बिलव्ड मतलब प्रेमिका, जो कि 1987 में 1987 ईस्वी में संग ऑफ द सोलोमन, संग ऑफ द सोलोमन जो था, संग ऑफ सोलोमन, ये 1977 में इसकी रचना हुआ था। बिलव्ड 1987 एंड संग ऑफ सोलोमन ये 1977 में रचना हुआ, जो कि टोनी मॉरिसन ने इसको लिखा था, टोनी मॉरिसन ने इसको लिखा हुआ था। बिलव्ड एंड संग ऑफ सोलोमन 1977 में टोनी मॉरिसन के द्वारा इसको लिखा गया था। फिर हमारा 6 नंबर पे है द एम्बेसडर, द एम्बेसडर 1903 में, एम्बेसडर जो था, द एम्बेसडर ये 1903 ईस्वी में, और साथ ही साथ द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, यह जो रचना था द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी 1881 में इसकी रचना हुआ था। अर्थात इसको जो लिखा था हेनरी जेम्स। आपका इसमें जो ये जो नाम है आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, मार्क ट्वेन का और ये टोनी मॉरिसन का, हेनरी जेम्स का, ये 3 प्रश्न जो है, ये 3 नाम आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। हालांकि पढ़ना सब है, ये 3 नाम मार्क ट्वेन और टोनी मॉरिसन और हेनरी जेम्स। अगर आपसे पूछा जाए 5
अमेरिकन नोवेलिस्ट का नाम लिखेंगे तो 5 नोवेलिस्ट का नाम लिखेंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। इसीलिए इसको याद करना बहुत जरूरी है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें तो इस तरह की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगा और 5 मार्क्स हमारा होगा। फिर 7वें नंबर पर कहते हैं द ग्रेप्स ऑफ वर्थ, ग्रेप्स ऑफ रात एंड द ईस्ट ऑफ ईडेन। ये जो था द ग्रेप्स ऑफ रात जो था ये 1939 में 1939 ईस्वी में, जी हाँ ये 1939 ईस्वी में। एंड ईस्ट ऑफ ईडेन जो था 1952 में 1952 ईस्वी में इसकी रचना हुआ, जो कि जॉन स्टेनबैक द्वारा लिखा गया था। जॉन स्टेनबैक द्वारा, जी हाँ जॉन स्टेनबैक द्वारा इसको लिखा गया था। ध्यान से सुनेंगे, जॉन स्टेनबैक के द्वारा इसको लिखा गया था। कौन सा था? द ग्रेप्स ऑफ रेथ एंड ईस्ट ऑफ ईडेन, यह जो था जॉन स्टेनबैक द्वारा। फिर है आपका कारपेंटर, ध्यान से सुनेंगे, कारपेंटर द कैच इन द राई, यह जो था जेडी सिलिंगर के द्वारा इसकी रचना किया गया था। जेडी सिलिंगर के द्वारा यह जो रचना था कारपेंटर, यह कारपेंटर जो रचना था, यह कारपेंटर रचना इसको जेडी सिलिंगर के द्वारा इसको लिखा गया था। फिर आता है हमारा क्लोजिंग टाइम, ये बंद होने का समय, क्लोजिंग टाइम 1994 में इसकी रचना हुआ। कैच 22 1961 में रचना हुआ, ये कैच 22 1961 में एंड क्लोजिंग टाइम 1994 में रचना हुआ, जो कि जोसेफ हेलर के द्वारा इसको लिखा गया था। जी हाँ जोसेफ हेलर के द्वारा इसको लिखा गया था, जोसेफ हेलर के द्वारा, आप लोग इसको लिखेंगे जोसेफ हेलर के द्वारा। फिर कहते हैं द सेल ऑफ द वाइल्ड 1903 में 10 नंबर में है आपका द सेल ऑफ द वाइल्ड 1903 एंड व्हाइट फैंग जो था 1906 में जैक लंडन के द्वारा, जी हाँ ये लेखक का नाम है, जैक लंडन के द्वारा इसकी रचना किया गया था। जैक लंडन के द्वारा इसकी रचना किया गया था। आप लोग इसको ट्रिक्स के साथ याद करेंगे और जानेंगे। आप लोग इसको लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे इसके अगले नेक्स्ट को, जैसे कि हम लोग 10 के बाद एक्स्ट्रा में लिखेंगे, आप लोग इसको लिखेंगे। हम लोगों ने अभी तक में 10 जाने थे हम लोग अमेरिकन के, अब हम लोग जानेंगे फॉरेन कंट्री के, अर्थात अदर कंट्री जो थे, मतलब अमेरिका से बाहर, यानी अमेरिकानी सभी देशों का मिला हुआ, जिसमें ब्रिटिश भी होंगे, अमेरिकन भी होंगे और अन्य प्रकार के देश के लोग, मतलब कि नोवेलिस्ट भी होंगे, जिसमें कि हम लोग इसमें जानेंगे। आपका ये जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का चैप्टर चल रहा है, जो कि 5 अंक दिलाता है, ये कहते हैं, हम लोग देख लेते हैं 11 नंबर में डेथ एंड सेल्समैन ऑल माय सन, ये जो ऑथर मिलर के द्वारा लिखा गया है। ये ऑथर मिलर, ये भी एक अमेरिका का ही यह नोवेलिस्ट थे, अमेरिकन नोवेलिस्ट ही थे, याद रखेंगे। डेथ एंड सेल्समैन यह एक प्रकार का, यह जो था ऑथर मिलर अमेरिकन नोवेलिस्ट ही थे। मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा जो कि इवेन ओनील के द्वारा, इसको आप लोग ज्यादा ध्यान देंगे। इवेन ओनील आपका ये सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, ये इवेन ओनील। मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा जो है इवेन ओनील के द्वारा इसको लिखा गया है। और आप कहते हैं द ग्लास एंड द मैनेग्रीज जो है ये आपका टेंसेस विलियम्स के द्वारा लिखा गया है, टेंसेस विलियम के द्वारा। द ग्लास मैनेग्रीज जो है ये आपका टेंसेस विलियम, ये भी एक अमेरिकन नोवेलिस्ट है। ये तीनों आपका ये अमेरिकन नोवेलिस्ट हैं। उसके बाद आता 14 नंबर में कहते हैं सावित्री, जी हाँ ये सावित्री जो है डॉक्टर अरविंदो के द्वारा लिखा गया है। सावित्री अर्थात सावित्री जो था एक नोवेल था, जो कि डॉक्टर अरविंदो के द्वारा लिखा गया था, जो कि बहुत ही फेमस और प्रख्यात और विख्यात हुआ। फिर अगला है ओथेलो। अब जो 15 नंबर में है, ये जो है कि अधिकांश बार ये मतलब कि पूछा जाता है, ये अधिकांश में कि ये ओथेलो, मैकबेथ और एज यू लाइक इट, ये जो मैंने आपको नोवेल का नाम बताया हुआ है, ये नोवेलिस्ट तो प्रख्यात हैं ही, लेकिन ये जो नोवेल, ये जो मुख्य रूप से ड्रामा के जनक जाने जाते हैं विलियम शेक्सपियर, लेकिन ये जो नोवेल लिखा इन्होंने ओथेलो, मैकबेथ, एज यू लाइक इट, अर्थात
इसके जो लेखक हैं ये विलियम शेक्सपियर हैं, अर्थात ये ड्रामा का जो जनक है ना, ये जन्मदाता माना जाता है ये विलियम शेक्सपियर। अब तो नोवेल उपन्यास से ही तो निकाला जाता है, जैसे कोई नोवेल लिखा, नोवेल से नाटक, तो ओथेलो, मैकबेथ, एज यू लाइक इट। अब पूछा जाएगा एज यू लाइक इट के लेखक कौन है? विलियम शेक्सपियर। ओथेलो के लेखक कौन है? विलियम शेक्सपियर। और आपका मैकबेथ के लेखक कौन है? विलियम शेक्सपियर। यानी तीनों के लेखक विलियम शेक्सपियर ही हुए, अर्थात विलियम शेक्सपियर अंग्रेजी इतिहास में ड्रामा के क्षेत्र में सबसे महान और लेखकों के रूप में प्रख्यात और विख्यात हैं हमारे विलियम शेक्सपियर जी। फिर है मार्लोव। ये जो मार्लोव है, ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ ध्यान देंगे, मार्लोव ये जो है डॉक्टर फस्टुस के द्वारा और एडवर्ड सेकेंड के द्वारा इसको लिखा गया, अर्थात दोनों ने मिलजुल करके लिखा है इसको मार्लोव। ये मार्लोव जो लिखा है डॉक्टर फस्टुस और एडवर्ड सेकेंड के द्वारा इसको लिखा गया है। फिर है आर्म्स एंड द मेन। ये फेमस है कि आर्म्स एंड द मेन्स एंड कैंडिडा एंड द पिग्मेलियन। देखेंगे आर्म्स एंड द मेन, कैंडिडा और पिग्मेलियन, ये जी.बी. शॉ के द्वारा लिखा गया है, जी.बी. शॉ के द्वारा लिखा गया, जो कि आपके चैप्टर में भी जी.बी. शॉ लेखक हैं, जी.बी. शॉ। ये जो है आर्म्स एंड द मेन, कैंडिडा और पिग्मेलियन, जी.बी. शॉ के द्वारा लिखा गया है। फिर है आपका कैंडी। कैंडी जो कि सैमुअल रिचर्डसन के द्वारा लिखा गया। जी हाँ, ये कैंडी जो है, कैंडी आपका सैमुअल रिचर्डसन के द्वारा लिखा गया है। फिर है आपका मिडल मार्च। जी हाँ, ये मिडल मार्च जो है जॉर्ज इलायट के द्वारा लिखा गया है। ये जो मिडल मार्च है जॉर्ज इलायट के द्वारा लिखा गया है, जॉर्ज इलायट। फिर आपका द रेनबो, सन्स एंड लवर्स। देखेंगे द रेनबो। अब जो ये रेनबो अर्थात इंद्रधनुष, सन्स एंड लवर्स, सन्स एंड लवर्स अर्थात बेटे, यहाँ जो सन्स एंड द लवर्स जो हैं ये D.H. लॉरेंस, जी हाँ, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, D.H. लॉरेंस, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, जो कि हमारे 12th क्लास में स्नेक चैप्टर के रचनाकार हैं D.H. लॉरेंस जी। यह अपने रचनाओं के लिए प्रसिद्ध और विख्यात और सबसे प्रख्यात कवियों में से गिने जाते हैं, सबसे विख्यात और प्रख्यात कवियों में से गिने जाते हैं ये D.H. लॉरेंस। इस तरह से हमने 20 कुल मिला करके हमने जो अभी तक में टोटल 20 को हमने लिखा था, और हम लोग कुछ और जानते हैं ताकि हमारा एक्सेप्शन दूर आने, हमारा जो ना डाउट क्लियर हो जाए और अच्छे तरीके से हमें जानकारी हो जाए और हम 5 अंकों को प्राप्त कर लें। तो 21 नंबर में था ए पैसेज ऑफ इंडिया। ए पैसेज ऑफ इंडिया जो है E.M. फॉरेस्टर के द्वारा लिखा गया है। जी हाँ, ये ए पैसेज ऑफ इंडिया जो था E.M. फॉरेस्टर के द्वारा इसको लिखा गया, E.M. फॉरेस्टर के द्वारा इसको लिखा गया था। और अगला है आपका द सेंटरब्यूरी टेल्स। द सेंटरब्यूरी टेल्स जो था जोफ्री चौसर के द्वारा लिखा गया था। द सेंटरब्यूरी टेल्स जो है, द सेंटरब्यूरी टेल्स ये जेफरी चौसर्स के द्वारा, जेफरी चौसर्स के द्वारा इसको लिखा गया था। याद रखेंगे द सेंटरब्यूरी टेल्स ये जेफरी चौसर्स के द्वारा लिखा गया था। और हमारा ए फेरी क्वीन, ए फेरी क्वीन जो था स्पेंसर के द्वारा इसको लिखा गया था। स्पेंसर एक नोवेलिस्ट था जो कि ए फेरी क्वीन, द फेरी क्वीन जो लिखा था इन्होंने, द फेरी क्वीन को स्पेंसर द्वारा लिखा गया था। फिर था हमारा द पैराडाइज लॉस्ट। जी हाँ, द पैराडाइज लॉस्ट, ये अधिकांश बार इसको घुमा फिरा करके पूछा जाता है। द पैराडाइज लॉस्ट के लेखक कौन है? जॉन मिल्टन जी हैं। जी हाँ, द पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन जी के द्वारा रचित रचनाओं में से प्रख्यात और विख्यात हैं ये जॉन मिल्टन जी। फिर था माय लास्ट डचेस। माय लास्ट डचेस जो था ये रॉबर्ट ब्रोविंग जो था, रॉबर्ट ब्रोविंग के द्वारा इसको लिखा गया था। तो क्या था? माय लास्ट डचेस, माय लास्ट डचेस जो था ये रॉबर्ट ब्रोविंग के द्वारा ये लिखा गया था, रॉबर्ट ब्रोविंग के द्वारा। फिर है हमारा द वेस्टलैंड, द वेस्टलैंड ये T.S. इलायट के द्वारा लिखा गया था। जी हाँ, T.S. इलायट जो कि हम लोग यानी हम अपने रेनबो में पढ़े हुए हैं इसको, T.S. इलायट, थॉमस सेटर्न इलायट जो था, थॉमस सेटर्न इलायट जो कि हमारे बुक में स्नेक ये जो था हमारा ये T.S. इलायट जो है इसके लिखा है ये आपका द वेस्टलैंड। फिर हमारा द सन राइजिंग,
जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया रचना है। जॉन डॉन जो कि प्राकृतिक कवियों में शुमार और बेशुमार हैं, और साथ ही साथ ये प्रेम प्रसंग युक्त कविता लिखने के लिए विख्यात हैं, अर्थात इसको रोमांटिक पोयम में दर्जा मिला। रोमांटिक प्रमुख रूप से इसको रोमांटिक और पेनियर ऑफ मेटाफिजिकल का इसको दर्जा मिला है। अर्थात जॉन डॉन ऐसे महान प्रख्यात और विख्यात कवियों में से हैं कि इसको नेचुरल के साथ साथ इसको रोमांटिक कवियों का दर्जा दिया गया, और साथ ही साथ इसको पेनियर ऑफ मेटाफिजिकल कहा गया था। इसकी जो रचना थी द सन राइजिंग जो है ये जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया रचना था। और सबसे प्रमुख जो कि डेविड कॉपरफील्ड, जो कि अपनी रचनाओं के लिए प्रख्यात और विख्यात है नाटक के रूप में, डेविड कॉपरफील्ड के द्वारा लिखा गया। ये डेविड कॉपरफील्ड जो है ये चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है। ये जो डेविड कॉपरफील्ड है ये आपका डेविड कॉपरफील्ड ये चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया। इसको डेविड कॉपरफील्ड इसको जो लिखा गया है चार्ल्स डिकेंस के द्वारा इसको लिखा गया है। चार्ल्स डिकेंस, जी हाँ, ये आपका फेमस है डेविड कॉपरफील्ड, चार्ल्स डिकेंस के द्वारा इसको लिखा गया है। तो इस तरह से हमने कुल मिलाकर के 28 नोबेल और नोबलिस्ट, फोर्जेन नोबेल और नोबलिस्ट को हम लोगों ने जाना, और इससे बाहर कहीं भी प्रश्न नहीं जाने वाले हैं। याद रखेंगे, इससे बाहर आपका कहीं भी प्रश्न नहीं जाने वाले हैं। इसको ध्यान से देखेंगे और ध्यान से रखेंगे। कहते हैं जब तक मंजिल ना मिले नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक मंजिल ना मिले नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कहते हैं जब तक मंजिल ना मिले नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना संसार में जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना संसार में जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।